हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स बेस्ड जीके के क्वेश्चन डिस्कशन में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था सीमॉक के बारे में, फुगाकू के बारे में, परम सिद्धि के बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में। हमने उन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए और वहाँ पे जाके देखिए। आपको सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सब की जानकारी उसमें है। आज हम एक नए क्वेश्चंस की बात करेंगे, आज एक नए टॉपिक की बात करेंगे और वो है हमारा रिलेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। उनका नाम है श्री NV रामन्ना। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक का डिस्कशन है वो है हमारे न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री NV रमन के बारे में। NV रमन्ना, जिनका पूरा नाम है नुत्थलपति वेंकट रमन, जिनको शॉर्ट में आप चर्चा में सुनते होंगे NV रमन्ना। ये हमारे देश की 48वें CJI है, 48th CJI है। इससे पहले हमारे CJI थे जस्टिस SA बोबड़े, सतीश अरविंद बोबड़े, जो कि हाल ही में रिटायर हो गए हैं, और NV रमन्ना साहब हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। यदि जब हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, या ये आ सकता है कि NV रमन्ना साहब कईवें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 48th CJI, ये याद रखने वाला बात है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि अभी हमारे CJI 48th CJI NV रमन्ना है, तो हमें ये भी जानकारी रखनी होगी, जो कि कई बार एग्जाम्स में आ सकता है, कि हु वाज द फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया। जब फर्स्ट CJI की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा जब भी ये पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट CJI। फर्स्ट CJI में यदि पूछा जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे फर्स्ट CJI थे श्री या फिर जस्टिस हरिलाल जयकिशुन दास कानिया। ठीक है। और यदि सीधा फर्स्ट CJI पूछा जाए तो हमारे हो जाएंगे सर मॉरिस गॉयर। यदि इसका मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका स्थापना आज़ादी से पहले हो गया था। तो कब हुआ था? यह इस्टेब्लिश हुआ था 1937 में। 1937 में हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, और उस समय इसको कहा जाता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी आज़ादी से पहले इसको कहा जाता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और आज़ादी के बाद इसका नाम बदल के कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब ये देख रहे हैं तो इसके साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुआ था, और उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन भी कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मैक्सिमम जो एक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ली गई हैं, और इसी एक्ट के अंदर 1937 में हमारे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और उसके पहले चीफ जस्टिस बने सर मॉरिस गॉयर। और आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम बदल करके कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके पहले चीफ जस्टिस बने जस्टिस हरिलाल जयकिशुन दास कानिया।
यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब जब हमने ये जान लिया कि अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है, कैवे हैं, फर्स्ट कौन थे, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने चीफ जस्टिस होते हैं और कितने जजेज होते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल 34 जजेज होते हैं, जिसमें कि 33 जजेज प्लस 1 CJI होता है। CJI हमारे सबसे सीनियर मोस्ट जो होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यदि इनके अपॉइंटमेंट की, तो हमें यह भी जानना चाहिए, हमें यह भी पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यदि आप सवाल आता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बात करता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फिर कैसे अपॉइंटमेंट होती है चीफ जस्टिस की? ये कन्वेंशन के बेसिस पे होता है। जो भी रिटायर हो रहे होते हैं, जो चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे होते हैं, वो सीनियरिटी के लेवल पे अपने उत्तराधिकारी का यानी नेक्स्ट चीफ जस्टिस का नाम सजेस्ट करते हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री उसी नाम को एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति को, और अमूमन उन्हीं को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको चीफ जस्टिस का। लेकिन कौन बन सकता है, अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे भी रिलेटेड सवाल आ सकता है। हु कैन बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कोर्ट जज? तो आइए थोड़ा उस पर नजर डालते हैं। एक मिनट में इसको जरा मिटा देता हूं। अब हम देखते हैं हु कैन बी अपॉइंटेड एज जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहला कंडीशन कि वो जो भी है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, ही मस्ट हैव वर्कड एज हाई कोर्ट जज फॉर मोर देन 5 years, और इसके साथ ही हैज बीन एडवोकेट इन one or more than one court, more than one high court successively for 10 years। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मेरे पास उतना जगह नहीं है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस लिख दे रहा हूँ, हैज बीन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट, ठीक है, फॉर मोर देन 10 years। हमने ये जाना। अब हम आगे थोड़ा ये भी जान लेते हैं इसके साथ ही साथ कि ड्यूटीज क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, लेकिन जो मूलतः 3 ड्यूटीज हैं वो हैं, पहला, किसी भी 2 सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो कोई, या फिर 2 राज्य सरकारों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या फिर 1 से ज़्यादा राज्य सरकारों या केंद्र सरकार के बीच में किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करना। ये तो अमूमन इसका एक काम है। बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ऐसे काम हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है कि हु सेफगार्ड्स, ड्यूटीज की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं ड्यूटीज की। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है टू सेफगार्ड दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन। यदि हम हमारे देश की न्याय व्यवस्था की संरचना को देखें तो हमारी न्याय व्यवस्था की संरचना में आता है सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। किसी व्यक्ति को यदि किसी कारण से कोई इशू हो, लीगल इशू हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करता है। बट जहां पे भी किसी भी नागरिक की फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके फरियाद लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट के आगे। तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हु इज
हु एक्ट्स एज द सेफगार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन। ये बहुत ही बार का सवाल पूछा गया है और ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है एडवाइजरी। जब भी राष्ट्रपति को किसी भी लीगल मैटर में की सजेशन चाहिए होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति को एडवाइस करना, ये दो चीजें हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके साथ ही ये हमने तो देखा मोटा मोटी, हमने अभी तक जाना कि हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु एन.वी. रमना साहब, जस्टिस एन.वी. रमना, हु हैज बीन द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया of Supreme Court after independence, Justice Harilal Jaikisundar Kania Sahab, who has been the first Chief Justice of Federal Court of India, जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया पहले सुप्रीम कोर्ट को कहते थे आजादी से पहले, सर मॉरिस गौरे साहब। उसके बाद हमने ये जाना कि अपॉइंटमेंट की क्या कंडीशंस होती हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि क्या ड्यूटीज होती हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और है जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, वो है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड या चीफ जस्टिस या जजेस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं इसको 1 मिनट मिटा देता हूं, उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। यदि हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यदि कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स को देखें तो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो हैं आर्टिकल 124, आर्टिकल 142 और 143। 142 तो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो उसको भी देखेंगे। पहले सीक्वेंस वाइज आते हैं। आर्टिकल 124 हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करता है। सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, उसके अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी होगी, रिमूवल कैसे होगा, उसके बारे में चर्चा करता है। तो ये हमारे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड, जहाँ पे यदि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा और एक्ट की बात होगी तो वहाँ पे हमारा आर्टिकल 124 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसके सब पार्ट्स की भी। आर्टिकल 124(1) ये बात करता है, आर्टिकल 124(1) बात करता है कि देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। ये क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। आर्टिकल 124(2) आर्टिकल 124(2) चर्चा करता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट। क्या कहता है आर्टिकल 124(2) कि जो भी जज अपॉइंट होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा होंगे आफ्टर द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर ये कह लीजिए आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। किससे कंसल्ट करके करते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके करते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? इसकी ऐसे तो हमारे संविधान के अंदर कोई व्याख्या नहीं है, मगर जो कन्वेंशन है वो यही है कि जो रिटायर हो रहे होते हैं चीफ जस्टिस, उनसे कंसल्ट किया जाता है। वो अपना नाम अपने उत्तराधिकारी के बारे में बता के जाते हैं, एडवाइस करते हैं। किसको करते हैं? प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर उस नाम को एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है। आर्टिकल 124 हमने देखा जो कि बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 124(1) बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। आर्टिकल 124(2) बात करता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124(3) ये जो हमने पीछे चर्चा किया था कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए एक जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में या एक सीजीआई बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ, उसकी व्याख्या कहाँ होती है?
कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे अंदर 124(3) में एलिजिबिलिटी, माफ कीजिएगा, एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग जज इन सुप्रीम कोर्ट। अब ये तो आ गया हमारा कैसे अपॉइंट करते हैं। अगला जो है आर्टिकल 124(4) ये बात करता है अबाउट द रिमूवल। यदि अपॉइंटमेंट हो गया, पहला बात कर रहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 124(2) बात करता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। 3 बात करता है अबाउट द एलिजिबिलिटी। आर्टिकल 124(4) बात करता है अबाउट द रिमूवल, अगर किसी कारण से हटाना पड़े या फिर इम्पीचमेंट। यदि कोई लीगल प्रोसेस स्टार्ट करके यदि कोर्ट जज को हटाना हो यदि सुप्रीम कोर्ट के, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू करते हैं। या फिर रिमूवल के बारे में, जजेस को कैसे हटा सकते हैं, उसकी चर्चा कहाँ पे? आर्टिकल 124(4) के अंदर आता है। वैसे तो आगे ये आर्टिकल 124(4) है, 5 है, 6 है, 7 तक है, बट वो हमारे उतने काम के नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है, आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के विशेषाधिकार के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से विशेष अधिकार मिला है, जहां पे यदि उसे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी कारण से, सुप्रीम कोर्ट अपने आप सामने ऐसे किसी भी लंबित मामले में अपने विशेषाधिकार के उपयोग को लाके उसको वहाँ पे एक न्याय दे सकता है। ऐसे तो हर केस में न्याय देता है, बट अपने उसको स्पेशल केसेस में दे सकता है। और इसका हालिया एग्जाम्पल देखने को मिला है राम मंदिर केस में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल 142 को यूज करके अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ जमीन दिया मस्जिद बनाने के लिए। एक आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में आता है, आर्टिकल 143, जो हमने पहले बात किया था कि राष्ट्रपति एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। वो जो एडवाइजरी पावर है वो आर्टिकल 143 में इसकी व्याख्या की गई है। वैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइस ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको इसमें एडवाइस करता है, बट ये एडवाइजरी होता है, ये बाउंडिंग इन नेचर नहीं होता है। ये रहा, ये सारे जो हैं एक तरह से देखा जाए तो वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स हैं जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चर्चा और रहा है, काफ़ी इसमें बीच में सोशल मीडिया पे या अदर जगहों पे इसमें काफ़ी बवाल मचा है कि काफ़ी ये चर्चा में रहा, वो है मोटो। सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? बीच में कहीं चर्चा चला सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाह फैलाई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना मोटो बदल दिया है, मगर ये सच नहीं है। तो आइए जानते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो हमारा है यतो धर्म ततो जया। यतो धर्म, यतो धर्म ततो जया। जहां धर्म है वहीं विजय होती है, वहीं जय होती है। बट सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करता है एज ए सत्यमेव जयते, कि सत्य की जय होती है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या, और ये चूंकि काफ़ी चर्चा में रहा है इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है, वो है हमारा यतो धर्म ततो जया। इस हिसाब से हमने लगभग सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी हो सकते हैं, हमारे आने वाले एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। दोस्तों, ये हमारे तरफ से एक ट्रायल वर्जन चल रहा है कि कैसे हम अपनी जानकारी को
कैसे हम करंट अफेयर्स को एक जनरल नॉलेज के बेसिस पे कैसे क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको हम सारा यहाँ पे डिस्कस करें और आप तक पहुँचाएं, ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो और जो भी ये न्यूज़ हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं, इनसे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम्स पे ना छूटे। अभी हमारी तरफ से प्रयास जारी है, अभी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई है, हम और बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर दें अपना। धन्यवाद।